नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सभी का। सियासत में दिया हुआ एक बयान कभी कभी पूरी बाजी पलट कर रख देता है। मौत के सौदागर या माई का लाल आपको जरूर याद होगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले भी अब ऐसे ही बयान आने लगे हैं। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने अब सरकार का कलेक्टर के जरिए सीट जीतने की बात कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। वैसे बाद में इमरती देवी अपने बयान से पलट भी गईं, लेकिन सवाल यही उठता है कि कहीं इमरती देवी का ये बयान भारतीय लोकतंत्र का वो सच तो नहीं जो अभी तक सामने नहीं आया हो। देखिए रिपोर्ट। 8 सीटें जीतना है और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतना है। तो आप बता दो, सत्ता सरकार का आंखें मुंह बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। ये मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी हैं, जो विधायक नहीं है। 7 महीने पहले ही इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। तब विधायकी तो गई, लेकिन मंत्री जरूर बन गई। अब चुनाव में जाना है तो प्रचार चल रहा है। इस दौरान इमरती देवी डबरा की चीमक पंचायत में पहुंची तो वोटर्स को चुनाव जीतने का नया फॉर्मूला बता दिया। एक बार आप और सुनिए। 8 सीटें जीतना है और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतना है। तो आप बता दो, सत्ता सरकार का आंखें मुंह बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। 18 सेकंड में इमरती देवी ने लोकतंत्र का शायद अनछुआ पक्ष साफ शब्दों में कह दिया, लेकिन जब मामला बिगड़ा तो सिर्फ 24 घंटे में सुर भी बदल गए। भोपाल में आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में सिर्फ 15 मिनट में इमरती देवी ने 2 अलग अलग बयान दे डाले। नहीं, आज जो चुनाव आचार संहिता के बाद होता है, अभी चुनाव नहीं है। चुनाव आज तो अगर सरकारी प्रोग्राम होता है तो कलेक्टर एसपी को देखना पड़ता है। तो पूछ ली, वायरल हो रहा है पूछ ले, नहीं सब झूठ है। वीडियो में आप कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है ना कि कलेक्टर कमिश्नर जिताते हैं। जो तो मैंने कह दिया है कि भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा चुनाव जीतेगी, पूरी की पूरी सीटें जीतेगी। इमरती देवी लाख सफाई दें, लेकिन उनके बयान पर सियासी बवाल मच चुका था। कांग्रेस ने इमरती देवी के बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही उन्हें बड़बोला बताते हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। तो दूसरी ओर बीजेपी ने वीडियो को ही गलत करार दे डाला। केवल 8 सीटें इनको जीतना है, तो ये 8 भी नहीं जीतेंगे। और ये जो सोच रहे हैं कि कलेक्टर आके इसमें हेराफेरी कर देगा, इस मध्य प्रदेश का हर एक कलेक्टर, हर एक अधिकारी जानता है कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। हम पूरी की पूरी सीटें हम जीतने वाले हैं और जनता ने मन बना लिया है कि बिकाऊ जो धन बल से सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी में, इसको लोग सहन नहीं कर रहे हैं। वीडियो में उन्होंने कहा है कि हमें बस 8 ही सीटें जीतनी और वो तो कलेक्टर एसपी जिता देगा। अब देखिए, उस वीडियो की प्रामाणिकता पर प्रश्न है। मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा। वो 100% कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड वीडियो है। वैसे मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पारा अभी से उफान पर है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रही और ऐसे में इमरती देवी का ये बयान मुमकिन है बीजेपी के लिए परेशानी बन जाए। वैसे आखिरी में एक और मंत्री राजवर्धन दत्ती गांव का बयान सुनिए, जिसमें वो नौकरी मांग रही एक महिला से कहते हैं कि नौकरी उनकी जेब में नहीं है। मुद्दा उस पर बात मुझे थोड़ी पता आप क्या करती हैं, क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, कब करती हैं। अभी मैं जो मदद कर सकता हूँ मुझे बता। आवेदन दोगी तो आवेदन उनको दो। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। उपचुनाव जब नजदीक हो तो नेताओं के बयान पर सबकी नजर होती है। ऐसे समय में जब इस तरीके का बयान आता है तो सवाल ये उठता है, क्या बयान धोखे से बोल दिए जाते हैं या फिर धोखे धोखे में सच्चाई बाहर आ जाती है? इस पर चर्चा हम करेंगे। बीजेपी से जुड़ चुके हैं पंकज चतुर्वेदी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार। के मिश्रा जी जुड़ चुके बहुत हैं, धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, पहला सवाल आपसे ही, क्या कहेंगे इमरती देवी के इस बयान को? क्या सोच समझकर बोला गया या अनजाने में ही निकल गया? देखिए, इमरती जी ने खुद बहुत स्पष्ट बाद में चर्चा में कहा कि उनका और मंतव्य दोनों बहुत स्पष्ट था कि सरकार के जो भी कार्य होते हैं वो जिला प्रशासन में जिलाधीश यानी कलेक्टर के माध्यम से, जिले के प्रशासन के माध्यम से संचालित किए जाते हैं और किसी भी सरकार की प्रशासनिक सफलता के लिए कलेक्टर और पूरी जिला प्रशासन की कार्रवाई और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनके वक्तव्य का वही आशय था। यदि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि लोकतंत्र में कलेक्टर के दम पर चुनाव जीते जाते हैं तो फिर राजनीतिक व्यवस्था और संगठनों की आवश्यकता है ही नहीं। और यदि कांग्रेस ऐसा मानती है तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो 5 सीटों से अधिक चुनाव जीती थी, क्या यदि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार कलेक्टर नाम की संस्था का दुरुपयोग करती जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही, झूठा आरोप लगा रही है, तो क्या वो संभव था? कांग्रेस के लगभग 1 दर्जन प्रत्याशी करीब 1000 वोटों से जीते थे, उनको क्या पराजित नहीं कराया जा सकता था? कांग्रेस की बातों है और इमरती जी कांग्रेस की बातों का जवाब के मिश्रा जी देंगे, लेकिन अगर आपने बाइट सुनी हो, उनकी बात सुनी हो, तो उससे एक सामान्य सा व्यक्ति यही समझेगा कि हम बैठे रह जाएंगे और वो सारी की सारी सीटें जीत ले जाएंगे। 8 सीटें तो कलेक्टर भी जितवा देता है, इसका क्या आशय निकाला जाए? क्या प्रशासनिक क्षमता की बात कर रही थी इमरती देवी? मैं उनके आशय को ही स्पष्ट कर रहा हूं और उन्होंने स्वयं इमरती जी ने एक बहुत निष्कपट, निश्चल और भोली राजनेता हैं और बहुत लोकप्रिय राजनेता हैं, दलित वर्ग की एक सम्मानित राजनेता हैं। और कांग्रेस के पास ज्योति जी समस्या इस पूरे मध्य प्रदेश में कि विषयों का अभाव कांग्रेस पार्टी के पास है, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कोई सुराग मिले। मैं तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते चुनाव आयोग से आग्रह कर रहा हूं कि कांग्रेस को संतुष्टिपूर्ण उत्तर दिया जाए और कांग्रेस पार्टी 28-0 की आसन्न पराजय को देखकर अभी से तैयारी कर रही है, वातावरण निर्मित कर रही है कि जब ये 28 के 28 उपचुनाव में सीटें हारेंगे तो बहाना अभी से तैयार कर रहे हैं। कभी ईवीएम की बात करते हैं, अब एक नई बात करेंगे कलेक्टर अपना काम करता है। यदि कलेक्टर चुनाव जीता तो सरकार कैसे बनती 2018 में कांग्रेस पार्टी की? तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपनी सोच का दायरा थोड़ा विस्तृत करे, उनको पूरा अधिकार है इन मुद्दों को लेके जाने का। ठीक है, मिश्रा जी से भी जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी, क्या आप लोगों के पास में मुद्दा नहीं है कि इमरती देवी के आशय को बदलकर आप लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं? देखिएगा, पंकज जी मेरे छोटे भाई रहे हैं और अभी भी हैं और हमारी मीडिया टीम में उन्होंने बतौर कॉलीग हमारे साथ वर्षों तक काम किया है और उनकी प्रतिष्ठा उन प्रवक्ताओं में रही है कि जो पढ़कर, सोच समझकर, सैद्धांतिक, वैचारिक और प्रामाणिक बातें करते हैं। मगर आज शायद वो गफलत में आ गए हैं। मेरा उनसे प्रार्थना है कि वो इमरती जी के पूरे बयान को सुने। उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 27 सीटें जीती हुई मान रही है, तो क्या हमारी सरकार सोई हुई है? एक कलेक्टर को फोन करेंगे तो वो सीट हम जीत जाएंगे। इसका आशय पंकज जी, आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, भाजपा के दूसरे प्रवक्ता नहीं हैं आप पढ़े लिखे हैं और मेरा भी आप पर बहुत ज़्यादा सम्मान है और आप भी मुझे बहुत सम्मान करते हैं। तो उसका आशय एक सामान्य व्यक्ति भी समझ रहा है। और पंकज जी, तब तो आप हमारे साथी थे। मैं आपको स्मरण दिला दूं कि जिस दिन विधानसभा के 2018 के चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उसके साक्षी खुद शिवराज सिंह जी होंगे कि रात को 2:30 से 3:30 के बीच माननीय शिवराज सिंह जी चौहान अपने 4 विश्वस्त अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री निवास में, जो सरकारी शामला स्थित निवास है, वहां बैठे थे, परिणामों को देख रहे थे। वहां 5 कलेक्टरों को इन्होंने टेलीफोन किए कि जो बाउंड्री पर भाजपा की हार जीत तय हो रही थी, जिसमें जयंत मलैया जी की सीट भी शामिल थी, उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिया कि आप तो इन्हें जीत का प्रमाण पत्र दे दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट तक निपट लेंगे। और यह बात जब कमलनाथ जी को मालूम पड़ी, तब तत्कालीन इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत साहब को डायरेक्ट कमलनाथ जी ने फोन लगाकर यह शिकायत की और दिल्ली से ईसी महोदय ने उन कलेक्टर को डपटा, तब जाकर यह काम हुआ है।
तो हम जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग इस चुनाव में होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा बना के बैठी है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास एक जनादेश प्राप्त करने वाली सरकार को गिराने लेकिन में उस पर नजर रखने के लिए तो के ऐसे मिश्रा जी आप लोग भी तो हैं। के मिश्रा जी, अगर सत्ता का दुरुपयोग बीजेपी करेगी तो उसकी निगरानी करने के लिए आप लोग तो बैठे हैं ना, फिर कैसे दुरुपयोग हो जाएगा? देखिएगा, हम भी बैठे हैं निगरानी करने के लिए, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपके भी कैमरे चालू होते हैं, और मैं आपके माध्यम से उन कलेक्टर और चाहे वो एसपी हों, उनको भी सख्ती के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते कहना चाहूंगा कि वो किसी भी सरकार, चाहे वो मेरी भी सरकार क्यों ना हो, ठीक है, उसके दलाल ना बने, भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहे तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। चुनाव आयोग ने बहुत सारी सावधानी, सतर्कता और ट्रांसपेरेंसी पर भी काम किया है मिश्रा जी, आपको भी पता है। पंकज जी, ये एक अलग चीज है, जब हम चुनाव पर बात करेंगे सवाल ये उठता है कि आप देखिए कि सियासत में एक बयान बाजी पलट देता है। आपके लोगों के मन में, जनता के मन में आपके प्रति सम्मान और अपमान की स्थिति एक बयान से हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि आशय के अंदर घुसकर आशय निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पब्लिक फिगर में इस तरीके के बयानबाजी की जाती है ताकि लोगों को मुद्दा मिले या आपके दूसरी पार्टी को मुद्दा मिले या लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो? क्यों जरूरत है ऐसी? ज्योति जी, पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि जो के मिश्रा जी ने कहा कि शिवराज जी के बंगले पर कलेक्टरों की बैठक चल रही थी और कलेक्टर को फोन किया, फिर ईसी को फोन किया, ये सब अप्रामाणिक तथ्य हैं। और इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी बात की शुरुआत वक्तव्य की इसी बात से करी कि यदि कलेक्टरों के आधार पर सरकारें बनती तो क्या 2018 के चुनाव में 5 सीटों के अंतर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती? क्या कांग्रेस पार्टी के 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशी 1000 अंतर से जो कांग्रेस के मंत्री वाला चुनाव जीते हो? तो इसलिए मेरा आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र राजनीति करने के लिए, पर राजनीति करने के लिए कलेक्टर जैसी संस्था को टूल के रूप में उपयोग न किया जाए। और क्या कांग्रेस पार्टी अपनी अक्षमता आज स्वीकार कर रही है कि लोकतंत्र वो असहाय, निर्बल हो चुकी है? कलेक्टर नियम, कायदे, कानून के तहत तो कांग्रेस की बुद्धि पर तरस आ रहा है कि अभी मध्य प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील, क्रियाशील नहीं है और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग चली गई, कार्रवाई की है। पर हम फिर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की संतुष्टि के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंच से मैं आग्रह कर रहा हूं चुनाव आयोग से कि इनको संतुष्टिजनक उत्तर दिया जाए और स्पष्ट किया जाए कि देश में लोकतंत्र का शासन है, दल का शासन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी दिलों की पार्टी है, दल की पार्टी के आधार पर नहीं चुनाव। पंकज जी, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, फिर भी पंकज जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, एक सरकार गई, उसके बाद आपकी सरकार आई है और सत्ता में है, पावर में है, इसलिए सत्ता के दुरुपयोग की बात मिश्रा जी कह रहे हैं। देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक शगल है पिछले 1 दशक से आरोप लगाना। वो ईवीएम को लेकर आरोप लगाते हैं, जबकि चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी कि ईवीएम में गड़बड़ी को सिद्ध करिए। कोई एक दल नहीं गया, मैं कांग्रेस पार्टी के जाकर वहां स्थापित करते। अब जब ईवीएम के अलावा एक और, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हार के बहाने तलाशने की तैयारी है। जब 28-0 से सुपड़ा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में साफ होगा तो बहाने तलाशने की, हम तो पहले ही कहते थे कि चुनाव कलेक्टर पंकज जी कह रहे हैं कि हार के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए आप लोगों ने। आज तक के मिश्रा जी हार के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए, इसलिए आशय के अंदर आशा निकालकर आप लोग विरोध कर रहे हैं। बताएं, जवाब देखिएगा मुझे और पंकज जी को किसी तीसरे, पंकज जी मैं कह दूं अपनी बात, मुझे और पंकज जी को किसी तीसरे व्यक्ति की गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंकज जी, आप झूठ नहीं बोलते हैं, सत्ता के दुरुपयोग का आप ही उत्तर दे दीजिएगा कि जब अटेर विधानसभा के चुनाव में शिवराज सिंह जी चौहान जी मुख्यमंत्री थे, आपके और मेरे भतीजे माननीय सत्यदेव कटारे साहब के सुपुत्र चुनाव लड़े थे, उपचुनाव, और वो जीते। उस वक्त चुनाव आयोग को वहां तत्कालीन कलेक्टर की हमने शिकायत की थी, वो कलेक्टर के खिलाफ शिकायत सही पाई गई।
और भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने तत्काल उन कलेक्टर को वहां से हटाया था। यदि कलेक्टरों का दुरुपयोग नहीं होता तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भाजपा की उस हार के बाद उन कलेक्टर को वापस भिंड में पदस्थ नहीं करते जिन्हें चुनाव आयोग ने हटाया था। और आज भी मैं करीब 5 कलेक्टरों के नाम ऐसे बता सकता हूं कि जिन्हें चुनाव आयोग ने पिछले चुनाव के दौरान हटाया था, उन्हें आज आपने उन जगहों पर पदस्थ कर दिया गया है जहां उपचुनाव है, जिसमें कलेक्टर धार भी शामिल है, मिस्टर आलोक सिंह। ठीक है, तो अब आप बता दीजिए, आप तो उस वक्त हमारे साथ जी आपने पूरे नाम और तर्क के साथ में अपनी बातें रखी, आपने उसे हटवाया था। ठीक है मिश्रा जी, आपने सारी बातें रख दी, कलेक्टरों की भूमिका, नाम और प्रकरण भी आपने बता दिया। पंकज जी जवाब देने के लिए हाथ भी उठा रहे हैं, जवाब देना चाह रहे थे, दे जवाब। देखिए, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि मैं जो बात कहना चाह रहा था, मिश्रा जी ने स्वयं उसको प्रमाणित कर दिया कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग बहुत संवैधानिक रूप से सशक्त संस्था है। और अव्वल तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का होता है, किसी भी राजनीतिक दल का दलाल नहीं होता, जिन शब्दों का प्रयोग मिश्रा जी ने किया। कोई कलेक्टर मिश्रा जी दलाल नहीं होता, बखूबी मुझसे बेहतर समझते हैं, एक विषय। और दूसरा, आपने स्वयं ये कहा कि जहां आशंका कांग्रेस पार्टी को उस समय थी, तब मैं भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य था, निश्चित तौर पर उस समय सदस्य था, और कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई करी। तो अभी भी मैंने तो सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करी कि हम भारतीय जनता पार्टी के मंच से चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस कथित बयान में जो भी संदेह है वो संदेह दूर करें। यद्यपि अभी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील नहीं है, और फिर दोहरा रहा हूं कि कलेक्टर का उपयोग करके राजनीति नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी की सोच गलत है। किसी बड़े सशक्त मुद्दे पर, जनता के मुद्दों पर संवाद करिए। और कांग्रेस पार्टी अभी से हार के कारण ढूंढना शुरू कर चुकी है, और ये सबसे आसान तरीका होता है कि सरकार ने, प्रशासनिक सत्तारूढ़ दल ने प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया। दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या, मैं तो कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए, मिश्रा जी निष्पक्ष तौर पर अपने मन पर हाथ रखे करके बता दें कि क्या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 27 से 28 सीट जीतने की स्थिति में है, जो उनको सरकार बनाने के लिए आवश्यक है? क्या यह स्थिति है? जो टिकट 15 घोषित हुए हैं, 15 में से 5 था टिकट, वह किस प्रकार विरोध हो रहा है? गोहद में तो एक चले गए थे, वापिस लेकर आना पड़ा। तो जहां 15 लोगों में से 7-8 लोग दूसरी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, खुद के पास प्रत्याशियों का अभाव है, पार्टी का संगठन कमजोर है, कोई प्रचार प्रसार के मुद्दे नहीं है, शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कोई विषय वस्तु इनके पास सत्य और तथ्य नहीं है, तो अब यही श्रेष्ठ है कि कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर। मिश्रा जी आप जवाब दे दें पंकज जी का, उसके बाद मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी। देखिएगा, जिन लोगों को कांग्रेस छोड़ने के बाद में भ्रम था कि कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, आज एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस पार्टी के पास 25-25 से अधिक कैंडिडेट हैं। और जिन लोगों को यह भ्रम है कि शिवराज सिंह जी की सरकार रहेगी, वे लोग भी अपने भ्रम की लकीरें समाप्त कर लें, क्योंकि जनता इस देश में सर्वोपरि है। जनता देख रही है, जनता ने देखा है कि गत विधानसभा के चुनाव में जनादेश किसे मिला था। जनता ने देखा है कि सरकार क्यों गिराई गई। जनता ने देखा है कि कौन ने किसकी कितनी कीमत लगाई है, और कौन राजनीतिक व्यवसायियों ने राजनीतिक मूल्यों को आहत करते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक निर्वाचित सरकार को गिराया है। तो ये जनता फैसला करेगी, यहाँ कोई और चर्चा नहीं होगी। और जो लोग विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, उन्हें यदि वही कलश और राम जी याद आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि 5 महीनों में उन्होंने क्या विकास किया है। जिनके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं है, वो सरकार बनाने का दिमाग शब्द देख लें। मिश्रा जी, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनना है, वो भी अपना सपना देख लें, वो खुद नहीं जीतने वाली है। ज्योति जी उत्तर ले लीजिए। ठीक है, एक सवाल उत्तर ले लीजिए। जी जी जी, ज्योति जी उत्तर ले लीजिए। चलिए दे दीजिए, उत्तर दे दीजिए, मेरा सवाल बच ही जा रहा है। पंकज जी बोले 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 पंकज जी। मुझे तो इस ज्योति जी, हाँ जी बोले। ज्योति जी, मुझे तो इतना ही अफसोस होता है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से क्या बैर है। ये सब दिग्विजय सिंह के जैसे हो गए
कि जो राम नाम का विरोध करते हैं, शर्म आना चाहिए उन तमाम लोगों को जो हिंदू हैं, सनातनी अभी राम नाम में जाने की क्या जरूरत है पंकज जी? अभी तो इमरती देवी के बयान पर चर्चा कलश की है। बात करेंगे? बड़े मियाँ छोटे मियाँ के कलश की बात करेंगे? बड़े मियाँ, अरे ज्योति जी, क्या हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ के कलश की बात करेंगे? हम क्या कुर्बानी की बात करेंगे? हम प्रभु श्री राम के बलिदान की बात करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करेंगे। और कांग्रेस ने हमेशा राम नाम का विरोध किया, राम काम का विरोध किया। राम मंदिर का विरोध करने वाला कौन थे? दिग्विजय सिंह, जो आज कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी के मेंबर है। लानत ऐसी राजनीति के ऊपर जो राम नाम का विरोध करती है। क्या सत्ता के लिए आप इस कदर झुक जाएंगे? जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। तुष्टीकरण के लिए राम नाम का विरोध, पंकज जी मुद्दे से नहीं भटकेंगे। एक सवाल में मिश्रा जी से पूछूं। राम नाम का विरोध नहीं सहन होगा। ठीक है, ठीक है, एक सवाल राम नाम का विरोध सहन नहीं। ठीक है, राम नाम का विरोध नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये वही पार्टी है जहां मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। देखिए, राम नाम पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, अल्पसंख्यक पर हम नहीं जा रहे हैं। पंकज जी, जो मुद्दा है मुझे उस पर फोकस करने दीजिए। पंकज जी, ये तो आप भी मानते हैं कि सियासत में बयानबाजी करते समय थोड़ी सावधानी जनप्रतिनिधि को रखनी चाहिए। मैं आपको रोकना चाहूंगी, अभी मुद्दे से हमें नहीं भटकना है। मिश्रा जी से मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। पंकज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मिश्रा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। छोटा सा सवाल मेरा ये है कि कलेक्टर की भूमिका, प्रभु श्री राम का विरोध, ठीक है, राम का नाम अभी नहीं लेंगे, हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। मिश्रा जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि मुद्दे से भटक रही है हमारी डिबेट। सवाल ये उठता है कि कलेक्टर क्या इतने पावरफुल होते हैं कि वही चुनाव अगर सीट कर लेते हैं तो फिर चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर ही, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ही सीधा सवाल उठता है। क्यों जरूरत पड़ती है ऐसा कहने की? संक्षेप में जवाब आप देखिएगा। यह बात सही है कि जिले का कलेक्टर बहुत पावरफुल होता है। मैं उससे इतना पावरफुल भी नहीं होता है कि वो वोट कलेक्ट करके जिता दे किसी को। कलेक्टर पावरफुल नहीं होता है। ठीक बात। देखिए, वो कलेक्टर जो संविधान के आधार पर चलता है वो पावरफुल होता है, और जो सत्ता की दलाली करता है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए करता है। ये मिश्रा जी, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि जनता का अपमान है। जनता जिसको वोट देती है, जनता जिसको वोट देती है, करोड़ों जनता वोट देती है, उसको कलेक्टर की इतनी बड़ी भूमिका नहीं होती है कि वो जनमत को बदल सके, चलती थी असल में, उसको बदल सके। समय नहीं है मेरे पास में, आप लोगों की बात ले ली मैंने। केवल कलेक्टर की भूमिका नहीं होती है। मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर दलाली कांग्रेस का पर्याय है ज्योति जी। नहीं, ऐसे में आप लोगों के ऊपर भी भूमिका उठेगी। 70 साल से अगर कांग्रेस ने भारत पर राज किया तो क्या कलेक्टरों के बल पे किया था? ये बात गलत है। बयानबाजी पे आप बात कर सकते हैं, उसको लेकर मैं जवाब पंकज जी से ले सकती हूँ, लेकिन सीधे चुनाव आयोग पर सवाल हम नहीं उठा सकते। हमें लोकतंत्र पे आस्था है। लोकतंत्र पे आस्था है तो आपको आस्था बनाकर रखनी होगी। मिश्रा जी, यहाँ पर राजनीतिक बात नहीं हो रही है। बयानबाजी को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था। कलेक्टर की भूमिका इतनी बड़ी नहीं होती है, माफ कीजिएगा, मैं फिर से आपको कह रही हूँ। दलाल और माल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। विषय से भटक कर इस तरीके से डिबेट नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।